बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दूल्हा दुल्हन कोर्स के फाउंडेशन कोर्स का ये तुम्हारा आखिरी सबक है आज का। और अब तक जो है हमने इसके जो 3 चैप्टर है, पहला चैप्टर था निकाह के फ़ज़ाइल और निकाह के मसाइल, वो मुकम्मल हुआ। दूसरा चैप्टर था अपने लिए आप लाइफ पार्टनर जो चूज कर रहे हो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। तीसरा जो उसका चैप्टर था, तीसरे चैप्टर का नाम हमने दिया था निकाह की प्रोसेसिंग, जिसमें महर जहेज ये सारे मसाइल आपके सामने आ चुके हैं। अब ये जो आपका आखिरी सबक है फाउंडेशन कोर्स का, इसके अंदर हम आपको अब निकाह की आखिर की जो कार्रवाई है वो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो बारात ले जाई जाती है, लड़की वालों का जो खाना खाया जाता है और बारात और लड़की वालों का खाना खाना है, इसके साथ में फिर निकाह जो है वो किस तरीके से मुनाकिद होगा और उसके बेसिक मसले मसाइल क्या है, ये हमारे आज के सबक में सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं बारात ले जाने पर। तो बारात के बारे में शरीयत क्या कहती है। तो लिखा है कि बारात हिंदुओं की ईजाद और उनकी रस्म है। असल में ये बारात वगैरह हिंदुओं की ईजाद है। पहले ज़माने में अमन नहीं था, अक्सर राहजनों कज़ाक़ों डाकुओं से दो चार होना पड़ता था, इसलिए दूल्हा दुल्हन और असबाब जेवर वगैरह की हिफाजत के लिए एक जमाअत की ज़रूरत थी और हिफाजत की मसलियत से बारात ले जाने की रस्म ईजाद हुई। इसी वजह से फी घर एक आदमी लिया जाता था। अगर इत्तेफाक से कोई बात पेश आए तो एक घर में एक ही बेवा हो, और अब तो अमन का ज़माना है, अब उस जमात की क्या ज़रूरत। अब हिफाजत वगैरह तो कुछ मकसूद नहीं, सिर्फ रस्म का पूरा करना और नामवरी नज़र आती है, बारात की कतअन ज़रूरत नहीं है। अब चलिए आगे, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल भी दी है कि अल्लाह के नबी ने हज़रत फातिमा का रिश्ता किया। रिश्ता तय करते वक्त हज़रत अली मौजूद नहीं थे, लेकिन निकाह के वक्त तो हज़रत अली खुद भी मौजूद ना थे, बल्कि मुअल्लक़ निकाह हुआ था इन रज़िया अलीयुन, यानी अगर अली रजामंदी जाहिर करे। चुनांचे जब वो हाजिर हुए तो उन्होंने कहा रज़ी तू, अब उनका निकाह जो है वो मुकम्मल हुआ। इसीलिए आगे जो है बारात के बहुत सारे मफासिद वगैरह भी हजरत थानवी ने लिखे हैं कि कभी दूल्हा वाले कभी दुल्हन वाले बड़े बड़े इसरार और तकरार करते हैं, इससे मकसूद सिर्फ नामवरी और तफाकुर है। अक्सर इसमें ऐसा भी करते हैं कि बुलाए 50 और जा पहुंचे 100। अव्वल तो बिला बुलाए इस तरह किसी के घर में जाना हराम है। हदीस शरीफ में है जो शख्स दावत में बिन बुलाए जाए वो गया तो चोर होकर और निकला लुटेरा होकर, यानी ऐसा गुनाह होता है जैसे चोरी और लूट मार कर लिया। फिर दूसरे शख्स की इसमें बेआबरूई भी हो जाती है, किसी को रुसवा करना ये दूसरा गुनाह है। फिर इन उमूर की वजह से अक्सर जानिबैन में ऐसी जिद्दा जिद्दी और बेलुत्फी कदूरत बल्कि बसा औकात रंजिश होती है कि उम्र भर कुलूब में इसका असर बाकी रहता है। चूंकि ना इत्तेफाकी हराम है इसलिए इसके असबाब भी हराम होंगे, इसलिए ये फजूल रस्म हरगिज हरगिज जायज़ नहीं है। अब तो इन रस्मों की बदौलत बजाय मोहब्बत और उल्फत के, जो के मेल मिलाप से असली मकसूद है, अक्सर रंज और तकरार और शिकायत की नौबत आ जाती है। पुराने कीनों का ताज़ा करना और साहिब तकरीब की आयब जोई और तजलील के दरपे होना, इसी तरह की दूसरी खराबियां देखी जाती है। चूंकि ऐसा लेना देना खाना खिलाना उर्फन लाजिम हो गया है, इसलिए कुछ फरहत व मसरत भी नहीं होती, न देने वाले को कि वो एक बेगारी सी उतारता है, न लेने वाले को कि अपना हक ज़रूरी या मुआवजा समझता है। फिर लुत्फ मोहब्बत कहाँ, इसलिए इन तमाम खुराफात का हज़्फ करना ये वाजिब है। आगे हजरत थानवी ने लिखा है मैं बारात की रस्म को हराम समझता हूँ। ये खराबियां हैं बारात में जिनकी वजह से बारात को मना किया जाता है और
मैं जो पहले बारातों में जाया करता था, इस वक्त तक मेरी समझ में ये खराबियां ना आई थी। अब मैं इन रस्मों को बिल्कुल हराम समझता हूँ। और अगर तुम्हारी समझ में ना आए तो दूसरी बाब की छठी फसल यानी इमदादुल फतावा का यहाँ पे हजरत ने हवाला भी दे दिया हुआ है कि बाज़ाब्ता फतावे की किताब के अंदर ये बारात के मसाइल जो है वो तफसील के साथ में लिखे हुए हैं। चलिए, अब हमने आपको किताब में से अब तक जो पढ़ के सुनाया, ये सारे तफासिल, ये सारे डिटेल्स हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से हमने लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आपको इसका खुलासा करके बताते हैं कि भाई इसमें हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सारे डिटेल्स लिखे और आखिर में लिखा कि मैं इसको हराम समझता हूँ। इसका क्या मतलब है? सबसे पहली चीज, बारात क्यों ले जाते थे और ये रिवाज कहाँ से बना? तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पहला जो जमाना था, तो पहले जमाने में क्या होता था कि शादियां दूसरे गांव में होती थी। अब दूसरे गांव में शादी है, इस गांव से लड़के वाले निकले हैं, अब ये गांव से दूसरे गांव जाना है, तो चूंकि पहले जमाने में जो है चोरियों का, डाकों का डर हुआ करता था, और अक्सर लोग जो है बैलगाड़ियों के अंदर सफर किया करते थे, बैलगाड़ियां होती थी। तो पहले जमाने में ये रिवाज बनाया गया कि भाई अब एक गांव वाले दूसरे गांव में जा रहे हैं निकाह के लिए, और वो दूसरे गांव की लड़की जब निकाह करके लेकर आएंगे तो उस लड़की के बदन पर जेवरात होंगे, सोने के जहेज का सामान होगा, लड़की के कपड़े वगैरह होंगे। अब ये सारी चीजें होंगी। अब वो लड़की अगर अकेली या उसका शोहर और खाली ससुराल वाले, ये 10-12 लोग घर के जाके अगर उसको लेकर आ रहे हैं, तो चोरी होने का और डकैती का बहुत ज्यादा डर हुआ करता था। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे पहले जमाने में जो है पुरानी फिल्में वगैरह जो हुआ करती थी, वैसे फिल्मों के अंदर आपने देखे होंगे 2 नाली की बंदूक वाले जो डाकू होते थे, डाकू जो होते थे, घोड़ों के ऊपर जो डाकू होते थे ना, तो वो रेलगाड़ियों को लूट लेते थे। वो चलती हुई जो रेलगाड़ी है, वैसी रेलगाड़ियों को लूट लेते थे। हमारे स्टूडेंट्स में एक हमारे शागिर्द अरशद भाई है जो झारखंड के रहने वाले हैं। हमारे अरशद भाई का जो झारखंड का इलाका है, वहां तो जगह जगह पे जो है वो कोयले की कानें हैं, कोयले की कानें। धनबाद में कोयले की कान है, इसी तरह से जो है टाटा नगर है, जमशेदपुर वगैरह वगैरह है। वो इलाके के अंदर तो जो कोयले से भरी हुई मालगाड़ियां होती थी, वो मालगाड़ियों को लूट लेते थे लोग। तो पहले जमाने में क्या है, मालगाड़ियों को लूट लिया जाता था, बसों को लूट लिया जाता था। अब आज की न्यूज है, आज मैंने पढ़ा हूं कि इसके अंदर उत्तराखंड के एरिया में कहीं पे एक ट्रेन को लूट लिया गया, आज की खबर है। तो अब आप सोचो कि आज के जमाने में भी ट्रेनों को लूटा जा रहा है, और वो जमाने में तो ज्यादातर मालगाड़ियों वगैरह को, तो ये शादी ब्याह को लूटना तो लोगों के लिए आम बात हुआ करती थी। तो इस वजह से पहले लोगों ने ये तय किए कि भाई जिस गांव से भी लड़के वाले निकाह के लिए दूसरे गांव जा रहे हैं, तो हर घर से एक आदमी को ले लिया जाए। अब हर घर से इसलिए एक एक आदमी लेते थे कि भाई एक आदमी घर पे रहे, अगर मान लो रास्ते में कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता है, वो मर भी जाता है, तो कम से कम एक आधा आदमी घर पे भी होना चाहिए। तो लोगों के हाथ में ऐसे डंडे होते थे, और वो डंडों के साथ में वो बारात जो है वो निकलती थी दूसरे गाँव के लिए। अब रास्ते में उनका खाना भी पक रहा है और बारात का पड़ाव भी हो रहा है, और ये गांव से वो गांव तक बारात को जाने में कम से कम बाज़ औक़ात 1 दिन 2 दिन, कभी कभी 3-3 दिन लग जाया करते थे। अब बारात वहां पे जाती थी, उसके बाद में वो जो लड़की वाले होते थे बारात के रहने का, खाने का इंतजाम भी करते थे, और फिर बारात के जो लोग हैं वो थोड़ी अपनी थकावट भी निकालते थे, चारपाइयाँ लगी हुई होती थी, होते वगैरह उनके लिए होते थे। अब उसके बाद वो बारात वहां पे 1-2 दिन रुकती, शादी ब्याह हो जाता, उसके दूसरे तीसरे दिन फिर बारात वहां से जो है रवाना होती। तो ये जो सिस्टम होता था ये सिक्योरिटी के लिए हुआ करता था। अब हमारा जमाना आ गया ट्रेनों का, बसों का, कारों का। अब हमारे जमाने में तो वैसे यानी दुल्हन को लूट कर लेकर जाना या इस तरह से शादी ब्याह को लूटना, ये तो आज पॉसिबल ही नहीं है।
तो आज के जमाने में तो उमूमन एक कार में फैमिली के 4 लोग भी अगर लड़की के घर पे जाते हैं और निकाह करके आ जाते हैं तो आसानी के साथ में निकाह हो सकता है। तो हमारे जमाने के एतबार से अगर देखा जाए तो वो बारात ले जाने की आज बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये जो हम सोचते हैं कि अपनी जो बिरादरी है, बिरादरी के हर घर के एक आदमी को लेकर जाएंगे, तो लड़की वालों के सामने ये डिमांड रखा जाता है, भाई देखो हमारे जो बिरादरी के 500 लोग रहेंगे और 200 हमारे हिंदू दोस्त है, गांव वाले हैं, हमारे पहचान वाले, क्योंकि हमारे गांव वगैरह खेड़े पाड़ों में तो उमूमन खाना भी हिंदुओं का ही बनता है, जिसमें पूरी भाजी, वरण, भात और बूंदी और जिलेबी ये सब चीजें पकाई जाती है। तो बहुत से खेड़े पाड़ों में तो ये भी होता है कि भाई जब हिंदू मेहमान ज्यादा रहे तो फिर पूरा खाना भी उन्हीं का बनाया जाता है। तो ये जो लड़की वालों के सामने आज भी जो लोग ये डिमांड रखते हैं, तो ये जो लड़की वाले, अब क्या होता है बाज औकात, चलो ये सब चीजें तो गांव खेड़े की हो गई, अब पुणे जैसे शहरों का हाल ये है। अभी मुझे खुद एक वलीमे की दावत है 5 सितंबर को, यहाँ की एक 5 स्टार होटल के अंदर वलीमे की दावत है। वो आप लोगों ने ऐसी जो है, अभी वो अभी गया नहीं, मैं इंशाल्लाह जाऊंगा कभी तो आप लोगों को भी मैं बताऊंगा वहाँ की कारगुजारी। तो आप बड़े शहरों में तो ऐसा हो गया हुआ है कि फंक्शन हॉल में भी नहीं, बड़ी बड़ी जो 5 स्टार होटल है, ली मेरिडियन, ऐसी होटलों के अंदर लोग, मैं कई मरतबा जा चुका हूँ ली मेरिडियन के अंदर ऐसे ही फंक्शंस अटेंड करने के लिए। तो मैंने देखा हूँ वहां पे जो हाईटेक होता है सिस्टम, और मैंने एक बार एक कैटरर को, मतलब वो जो खाना वगैरह का वो जो सर्व करते हैं, वहां पूछा मैंने उनको, तो मैं एक दावत में गया था, उस टाइम पे पर पर्सन जो है 2500 रुपये की, मतलब पर पर्सन जो है 2500 रुपये उन्होंने बिल उनका जो है पे किया था। और उस टाइम पे जो है सिर्फ 300 लोगों को दावत थी, वो 300 लोगों में मैं भी एक था। तो मेरा वहां पे जाना हुआ, तो तब वैसे तो मैं कई मरतबा गया, लेकिन एक मरतबा मैंने उसको पूछा खास तौर पे, मैं बोला यार ये जो फंक्शन है इसमें ये जो तुम लोगों का रेट है वो क्या हिसाब से है, यानी पर पर्सन के। उसने बोला सर ये 2500 रुपये के हिसाब से है। अब आप मुझे लगाओ बताओ कि आजकल ऐसा हो चुका है कि बाज लोग लड़की वालों को ये प्रेशराइज करते हैं, भाई हमारे जो गेस्ट है वो बहुत हाईटेक है, सब ऑफिसर्स है, सब हायर एजुकेटेड है, सब लोग अगर हमारे यहाँ आएंगे वो फंक्शन हॉल में नहीं आ सकते हैं, वो किसी मंडप में नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारे गेस्ट को जो है ली मेरिडियन, हयात रेजेंसी और इस तरह से जो बड़ी बड़ी होटल्स है वहां पे 5 स्टार होटलों में दावत दी जाती है। अब आप मुझे बताओ वो लड़की का बाप अगर 2500 रुपये एक आदमी के पे कर रहा है, तो वो 100 लोगों के 2.5 लाख रुपये हो गए, 200 लोगों के 5 लाख रुपये हो गए, और 300 लोगों के वो हो गए 7.5 लाख रुपये सिर्फ खाना खाने के अंदर। ये मैं आपको उस दावत की बात बता रहा हूँ जिसमें मैं खुद पर्सनली प्रेजेंट रहा हूँ, वहां की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो मुझे आप बताइए कि ऐसे जब आप उनके ऊपर ये बोझ डाल रहे हो, तो ये तो बिल्कुल आपके लिए हराम होगा, नाजायज होगा, बारात को ले जाना और लड़की वालों के ऊपर ये प्रेशराइज कराना। अब हम आते हैं इस्लाम इसके बारे में क्या रहबरी करता है। तो इस्लाम की रहबरी ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो निकाह जितने भी किए उसमें कहीं पे बारात का जिक्र नहीं है, न ही लड़की वालों के खाने का जिक्र है। तो इसके लिए आज के सबक का, यानी ये आधा हुआ अभी सबक हमारा, आज के आधे सबक का खुलासा ये है कि लड़की वालों के खाने को हम अवॉइड अल्हम्दुलिल्लाह, लड़की वालों के खाने को हम अवॉइड करेंगे और लड़की वालों को साफ तौर पे ये बोलेंगे भाई हमको निकाह का खाना नहीं चाहिए। हम हमारे रिश्तेदारों को वलीमा करेंगे तो खिलाएंगे। अभी जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, हमारे फर्जंद के निकाह में भी हमने ऐसा ही किया, लड़की वालों को ये बोल दिए हम बिल्कुल आपका खाना नहीं खाएंगे, और बाद में हमने वलीमा किए, हमने हमारे 1200 रिश्तेदारों को हमारे गांव में खाना खिलाए ले जाके। तो कैसा है ये चीज हमारी क्लियर होना चाहिए कि हमको खिलाना है ना, हम अपने जेब से खिलाए ना, वलीमे के अंदर हम खिलाए। लड़की वालों का क्यों खिला रहे, तुम उनका खिला के उसके ऊपर फखर कर रहे हो। अब आगे जो मैंने किताब में से पढ़ा हूँ, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अक्सर इस मसले की वजह से फितने फसाद पैदा होते हैं। चलिए अब मैं आपको फितने फसाद के भी 2 वाकयात सुनाता हूँ। ये खानों पे से, खानों पर से जो लोगों को बड़ी शादी करने का शौक होता है, एक निकाह में मुझे भी शिरकत करने का मौका मिला एक जगह पर,
और लोग जो है खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, और बैठे बैठे जो है जो बरतने वाला था वो जो नीचे बैठे हुए को बरत रहा था, तो नीचे बैठे हुए ने पूरी भाजी थी उसके अंदर, वो शादी मुसलमान की ही थी, तो उसने उसको बोला ये जरा पूरी ले रहे, बोले इधर। तो वो गया और पूरी देते देते उसकी जुबान से ये निकल गया। बोले साले कहाँ से पकड़ के लाए, बोले ये पेट भर रहा ही नहीं इनका, इसको अभी तक 10 पूरियां दे दिया बोले मैंने। फिर उन्हें 2 पूरी देते देते बोला। अब जिसके सामने उसने ऐसा बोला ना, तो वो खाने वाला जो था वो गैरतमंद इंसान था, यानी वो भी जो है खाते पीते घराने का था, ऐसा कोई फकीर भिखारी तो था नहीं। लेकिन अब लड़के वालों ने लेके आ गए उसको, तो वो आया उनके साथ में मेहमान बन के, उसको आया गुस्सा, वो वहीं पे खड़े हो गया। और खड़े होने के बाद में उसने बोला साले भिखारी समझ रहा क्या, बोले तुझे खाना खाने को आए हुए दिख रहा है समझ रहा, बोले तुझे हम आए मेहमान बोल के तुमने, बोल के उसने उसका गला पकड़ दिया और उसको नीचे पटक दिया उसने। जैसे ही पटका तो जितने खाना बरतने वाले थे सबने वो खाने का सब फेंक दिए इधर उधर, वो उसकी तरफ आए। अब वो जो जो लड़का था खाने को बैठा हुआ, उसके जो गांव वाले थे दोस्त अहबाब, वो खड़े हो गए, मारा मारी उसके अंदर, वो जो कढ़ाई जिसके अंदर पूरियां तले जा रहे थे वो पूरी जमीन पे गिर गई। वरण का भगोना पूरा उन्होंने उलट दिए। पूरी जो थी उसके बाद में जो कबड्डी का मैदान बन गया, वो पूरा का पूरा मंडप, काय की शादी और काय का की पूरी भाजी और काय का जो है खाना और काय का क्या खाते, बैठो अब खाते हुए। तो ये क्यों हुआ ऐसा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हुआ, हजारों लोगों को दावत दी गई, हजारों लोगों, और वो बरतने वाले थक गए, वो बरतते बरतते थक गए, तो उनके मुंह से निकल गया ये साला कब तक इनको खिलाते बैठेंगे, इनका पेट भर रहा ही नहीं कुछ। एक तो मैंने वो मंजर देखा, और दूसरी जगह पे लड़की वालों ने सब इंतजाम किए, लड़की वालों ने लड़के वालों के लिए खाने का इंतजाम किए और मिठाई का इंतजाम किए और आइसक्रीम का इंतजाम, सारे इंतजाम उन्होंने किए। अब जो दूल्हे वाले होते हैं ना, ये इनको फुकट खाने की आदत होती है, तो कभी कभी ये जरा एक्स्ट्रा नखरे भी करते हैं। तो दूल्हे वालों में से एक ने लड़के के बाप को बोला, बोले यार लड़की वालों ने इंतजाम में क्या है, बोले ये कुछ खास दिख रहा नहीं, बोले चाय का इंतजाम नहीं करेंगे यहाँ पे, चाय चाय पीने को चाय, चाय के ऐसे जो रहते ना थर्मस, देखो ये ऐसा जो पानी का थर्मस है हमारा ये ऐसे जो है आप लोगों ने देखे होंगे, चाय के भी जो है ऐसे रखे हुए रहते। बोले यार चाय के थर्मस रखे नहीं क्या इन्होंने। तो लड़के के बाप ने लड़की के बाप को बोला, अरे बोले हमारे रफीक भाई जरा इधर आइए, अरे क्या बोले कुछ इंतजाम दिख रहा नहीं तुम्हारा कुछ। तो लड़की के बाप ने बोला भाई इंतजाम देखो ना, बोले वहां पे चिकन तंदूरी का इंतजाम है, वहां पे जो है गुलाब जामुन का इंतजाम है, आइसक्रीम अनलिमिटेड फ्री है, बोले जो तुम्हारे मेहमानों को जितना खाने का है उतना आइसक्रीम खा सकते हो, कोई मसला नहीं है, आइसक्रीम अनलिमिटेड रखा हुआ है, पूरी भाजी का इस वो क्या बोलते गोल गप्पे का स्टॉल लगा हुआ है, सब कुछ तो है। बोले नहीं नहीं चाय का स्टॉल दिख रहा नहीं, बोले चाय वाले दिख रहे नहीं यहाँ पे। तो बोले देखो अपना जो हॉल है उसके गेट पे ही 2-4 चाय की होटलें हैं। नहीं 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 वो वैसा नहीं है ना, हमारे मेहमान शिकायत कर रहे ना, बोले वो हमारे जो मेहमान हैं वो शिकायत कर रहे, वो बोल रहे कि भाई ये लड़की वालों ने चाय का इंतजाम नहीं किया क्या। तो उन्होंने बोले यार चाय की अपनी बात नहीं हुई थी। नहीं नहीं बात नहीं भी हुई तो करना चाहिए ना, बोले तुमने इंतजाम। अब उसपे से लड़की के बाप और लड़के के बाप के बीच में हुज्जत हो गई। अब और 2-4 लोग इधर से और 2-4 उधर से जमा हो गए, फिर बात जो है चिल्ला पुकार मारा मारी, आइसक्रीम डाल इसके मुंह पे और गुलाब जामुन डाल उसके मुंह पे, साला फिर उसके बाद में काय का शादी होती और काय का क्या होता, वहीं पे पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया, वो बाहर आने से पहले फिजा चली आई। ये 2 वाकयात मैंने मेरी आंखों से देखा। इस तरीके से ये खुराफात की वजह से, और जहां पे आपके मेहमान वगैरह नहीं रहते, ना किसी की खुशामद करने की जरूरत रहती, कुछ कोई जरूरत नहीं है, अपना घर के 2-4 लोग लेके जाओ और लड़की वालों से निकाह करो और लड़की को लेके आ जाओ। और बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए रिश्तेदारों को, मैं आपको ये भी बताता हूँ, बहुत सारे खबीस और देड़शाने हमारे भी रिश्तेदार ऐसे रहते, अपन उनको इज्जत देना चाहते और अपन अपने साथ में उनको लेके जाते ना, तो वो अपने ही वहां पे झगड़े लगाने के काम करते। कैसे झगड़े लगाते वो लोग, वो लड़की वालों के पास बैठते, फिर उनके बाद में वो लड़की में आएब और नक्श निकालते, फिर लड़की वालों के खाने में निकालते। हालांकि जो लड़के वाला और लड़की वाले रहते उनमें आपस में खूब मोहब्बत रहती, लेकिन ये जो फालतू लोग जो लेकर जाते ना, इनकी वजह से रिश्ते टूटते, इनकी वजह से किसी को चाय लग रही है, किसी को गुलाब जामुन चाहिए, किसी को बार बार पूरी चाहिए, करो झगड़े, फिर उनकी वजह से टूट गया रिश्ता, अल्लाह हिफाजत कर।
तो ये मसले मसाइल नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये बारात जो है शरीयत में बिल्कुल भी हराम है, नाजायज है, एक बात याद रखो। हाँ, अब इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ। आपने लड़की वालों को एकदम बोल दिए साफ साफ, भाई हमारी बारात नहीं रहेगी, आप भी ज्यादा इंतजाम मत करो। अब लड़की वालों ने अगर आपको ये बोले, अरे भाई ठीक है तुम्हारी बारात नहीं भी रहेंगी, लेकिन तुम्हारे जो करीब के रिश्तेदार है 10 12 15 50 लोग रहेंगे, तो कम से कम हम उनके खाने का इंतजाम करते हमारे खुशी से। ये आपके लिए जायज है, ये आपके लिए हलाल है, क्योंकि आपने उनके सामने डिमांड नहीं रखे, बल्कि उन्होंने सामने से आपको दावत दी है खाने की। तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि बोले देखो हमारे भी 5-50 मेहमान रहेंगे, हम उनके खाने का इंतजाम कर रहे, अब तुम हमारे घर पे आएंगे, निकाह वगैरह हुआ, फिर वैसी लड़की को ले जा रहे, तो ये हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम खुद इंतजाम करते। तो उन्होंने उनकी मर्जी से 30 40 50 लोगों का ऐसा इंतजाम किए, ये बिल्कुल आपके लिए हलाल होगा, जायज होगा। ये हमारा हो गया सबक का एक पार्ट। दूसरा जो पार्ट है वो ये है, अब आपने जो है ये सारी खुराफात को बाजू में रखे, अब निकाह की जो प्रोसेसिंग है उसके अंदर जो पेपर वगैरह आप बना रहे हो, उसके प्रॉपर आपने पेपर बनाना चाहिए। यानी सिर्फ जुबानी बातचीत नहीं, बल्कि निकाह के जो पेपर है, पेपर चाहे मस्जिद का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, वो पेपर पर आपने पूरा निकाह जो है कराना चाहिए। बगैर पेपर के भी निकाह करने के प्रॉब्लम और नुकसान ऐसे होते हैं कि बहुत सारी लड़कियां जो है ना वो बहकावे में आ जाती है, इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, और इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए। और जैसे आप लोगों ने देखे होंगे फिल्मों में जैसी लव स्टोरीज बताते हैं कि मंदिर में जाके हजरत ने जो है वहीं पे जो है अपने अंगूठे को काट डाले कांच से और उसको मांग में सिंदूर भर दिए। या ऐसे ही मुसलमान साहब है तो काजी साहब के पास में चले गए और 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो गया और पेपर वगैरह कुछ नहीं बनाए। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, वो इंसान मरने के बाद उसकी मीरास में से आपको एक कौड़ी भी नहीं मिलती। एक बात याद रखो, मैंने ऐसे 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 मेरे पास में कारगुजारियां हैं कि ये एक टॉपिक ऐसा है जिसके लिए मुझे पूरा एक दिन चाहिए। तो अभी मैं खाली यहीं पे आपको समझा देना चाहता हूं कि प्रॉपर पेपर बनाओ, पेपर बना के निकाह करो। बगैर पेपर के किसी से भी निकाह मत करो, किसी के झांसे में मत आओ, किसी के इश्क में मत आओ, किसी की मोहब्बत में मत आओ, क्योंकि तुम्हारे पूरे जिंदगी का मसला है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जब निकाह का ईजाब और कबूल कराएंगे, यानी जो निकाह की कार्रवाई होती है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वकील जो बनाते हैं, वकील मामू को वकील बनाते हैं, चचा को वकील बनाते हैं, दादा को, किसी को वकील बनाने की जरूरत नहीं है। जब लड़की का बाप जिंदा है तो वो खुद लड़की का वली है, वो खुद लड़की का वकील, बाप के अलावा किसी को नहीं बनाना चाहिए। और गवाह जो बना रहे हो तो 2 गवाहों की मौजूदगी ठीक है, अब गवाह आप किसी को भी बना सकते हैं, गवाहों के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन वकील जो रहेगा वो लड़की का बाप ही रहेगा। और जब लड़की के पास में आप पहुंचोगे ईजाब कराने के लिए, तो महर की जो भी रकम आपकी तय होगी वो नगद देना चाहिए, वो नगद देना चाहिए। महर के पैसे नगद देना ये लाजमी है, ये वाजिबी है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर महर देने की नीयत नहीं है तो मियाँ बीवी का जो ताल्लुक और रिलेशन है वो ऐसा ही होगा जैसे मुंह काला करने का गुनाह होता है। इसलिए महर नगदी दे दो। जब आप सबके पैसे नगदी दे रहे हो, कार वाले के पैसे नगदी दे रहे हो, और हार वाले के पैसे नगदी दे रहे हो, कपड़े वाले के टेलर के पैसे नगदी दे रहे हो, तो महर उधार क्यों? ये मेरा सवाल है। तो महर नगदी होना चाहिए, नगदी कैश में महर दो। और महर जो है नगदी में देने के बाद, और मैं आपको बताता हूँ, लोग हंसते हैं, अगर जो लोगों ने उधारी में महर रखे ना, हंसते हैं लोग, बाद में मजाक उड़ाते हैं ऐसे दूल्हों का। तो ऐसी नौबत मत आने दो, महर नगदी में होना चाहिए। तो जब लड़की को वो महर सुनाने के लिए जाएंगे तो उसके हाथों में वो महर दे देना चाहिए कैश में, कि ये महर की रकम है, ये दी जा रही है तुझे, ये ले तेरे हाथों में पकड़ बोल के वो पैकेट उसके हाथ में रखे और उसको अच्छे से सुनाए कि शेख रफीक एंड शेख शफीक के साथ में तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, तुझे कबूल और मंजूर है क्या नहीं है। क्योंकि इस्लाम ने औरत को भी वो बराबर के राइट्स दिए हुए हैं, उसका ईजाब करना भी जरूरी है। इफ शी विल रिजेक्ट, अगर वो रिजेक्ट कर देंगी तो इस सूरत के अंदर वो निकाह कयामत तक भी मुनाकिद नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए औरत को, लड़की को भी पूरा अपने डिटेल्स में सुनाना चाहिए। और अगर पेपर है उसने दस्तखत कर दी तो इसका मतलब यह है कि वो राजी है। उसके बाद मुंह से बुलवाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही अगर
वो मुंह से नहीं बोलती भी है, शर्मा के उसने अपनी मुंडी झुका ली नीचे और दस्तखत कर दी, तो निकाह इसका मतलब वो राजी है, वो खुश है। एक चीज तो ये हो गई। उसके बाद में जब आप लड़के को सुनो कबूल करवा रहे हो, तो उस टाइम पे भी लड़के ने इतने जोर से बोलना चाहिए कि सब लोगों को वो सुने आ सके, ये निकाह की कार्रवाई है। तो आज का जो हमारा सबक है, ये फाउंडेशन कोर्स का हमारा आखिरी सबक था, जो हमने आपको बताए थे कि हम निकाह तक का सबक आज मुकम्मल कर लेंगे। आज हमारा फाउंडेशन कोर्स मुकम्मल और कंप्लीट हुआ। कल से हमारा एडवांस कोर्स शुरू होने वाला है और उसकी टाइमिंग रहेगी 8:30 बजे से, यानी 1 घंटे के बाद में। जैसा रोजाना 7:30 से है, तो अब 7:30 से कल से जो है, जो नई बैच रहेगी फाउंडेशन वालों की, उनका हम शुरू करेंगे। और तुम लोगों का 8:30 बजे से, मैं तुमको वैसे मैसेज भी कर दूंगा। तो कल से तुम लोगों को ज्वाइन होना है 8:30 बजे से, क्योंकि तुम्हारा जो एडवांस कोर्स है, अब वो हमारा कल से जो शुरू होगा। अब शादी के बाद की लाइफ, उसमें लड़की का चेहरा देखने का तरीका क्या है, महल्ले वाले, खानदान वाले, बिरादरी वाले जब लड़की को देखेंगे, उसके बाद में उन्होंने किस टाइप के कमेंट्स करना चाहिए, या जो अलग टाइप के कमेंट्स आजकल किए जाते हैं, उसके बारे में शरीयत क्या कहती है। और लड़की को हदिया देने का मसला है, उसके हाथों में पैसे रखने का मसला है, ये सारे मसले मसाइल जो है वो कल से शुरू होंगे। फिर उसके बाद में लड़के का वलीमा है, वलीमे के बाद में मियाँ बीवी के फिजिकल रिलेशंस है, और शरई और इस्लामिक तरीके से कैसे कैसे फिजिकल रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, और हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो अपनी लाइफ को कैसे इंजॉय कर सकते हैं, ये सब तुम्हारा कल से शुरू होने वाला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कल से 8:30 बजे से आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना है। और दूसरी चीज ये है कि फाउंडेशन कोर्स जो 1 तारीख से शुरू होने वाला है, 1 तारीख यानी वो शुरू होगा हमारा परसों के दिन से। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के जान पहचान में, दोस्तों में, फ्रेंड्स में जितने भी लोग होंगे, उनको आप मेरा जो मैसेज है मैंने आप लोगों को भेजा था, वो सबके साथ में शेयर करो, उनको कन्विंस करो। अगर आपको इस कोर्स से फायदा फील हो रहा है तो, और एडवांस में तो और ज्यादा मजा आएगा उसके अंदर आपको। जब आप एडवांस कोर्स पढ़ोगे ना, और मजा आने वाला है, क्योंकि एडवांस के भी 3 चैप्टर है। उसका जो पहला चैप्टर है वो हस्बैंड एंड वाइफ के जो फिजिकल रिलेशंस वगैरह है, सिर्फ उसी के बारे में। दूसरा जो चैप्टर है वो मसले मसाइल का चैप्टर है, यानी दोनों के एक दूसरे पे जो हुकूक है, हस्बैंड का वाइफ पे, वाइफ का हस्बैंड पे, सास का बहू पे, बहू का सास पे, ननन का भावच पे, भावच का ननन के ऊपर, और जो ससुराली रिश्तेदार है उनके सारे जो राइट्स और हुकूक है। और तीसरा जो चैप्टर है उसमें हम आपको तलाक के, खुला के, और फिर अगर मियाँ बीवी में नहीं बन रहा है तो वो प्रॉब्लम्स, और शोहर घर छोड़ के भाग गया है और उसका पता नहीं है 10-12 सालों से, तो वो सारी सूरतों में आप क्या करोगे, वो सब, यानी वो भी 3 चैप्टर के अंदर तकसीम है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अपने दोस्त अहबाब को जो है हमारे फाउंडेशन कोर्स के लिए आप कन्विंस कीजिए और उनको मोटिवेट कीजिए, ताकि जो परसों से सबक शुरू होने वाला है उसमें वो लोग भी शामिल हो सके। अब किसी का कोई सवाल है तो मुझे आप फौरन व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, मौलाना, शादी के मौके पर लड़का या लड़की के वालिदैन को जो लोग कपड़ों का तोहफा देते हैं वो रस्म है या नहीं? देखो, वो एक तो एक तरह से अगर देखा जाए तो वो हमने समाज में एक रस्म बना लिए हुए, जो लड़के लड़की वालों को दिए जाते हैं वो एक रस्म है। लेकिन अगर अब रिश्तेदारों को मना करने के बाद भी रिश्तेदार जबरदस्ती आपको तोहफा या हदिया अपनी मर्जी से बगैर प्रेशराइज के दे रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। अब इस मसले में मैं आपको ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी कम से कम 40 से 45 लोगों ने कपड़े हदिये में दिए, हमारी अहलिया को भी 50 से 60 रिश्तेदारों ने अपनी अपनी तरफ से वलीमे के मौके पे, उनकी बहनें हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई है, उनके भाई है, इस तरीके से जितने भी रिश्तेदार थे। तो प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या होता है, ये भी एक रस्म है, ये भी एक रिवाज है। लेकिन हम रिश्तेदारों को अगर मना करें, तो अब चूंकि ये वो अपनी मर्जी से लेकर आ रहे हैं देने के लिए, तो आप अगर आप ले रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। चलिए, और अरशद भाई ने लिखा है, मौलाना साहब टाइमिंग 10 मिनट और बढ़ा देते तो अच्छा होता, यहाँ ईशा का टाइम होता है।
देखो अरशद भाई, ईशा की जो नमाज है ना, आप किसी एक साथी को रोको और बाद में आप उसके साथ में जमात से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये भी जो अमल आपका हो रहा है, आप इल्म हासिल कर रहे हो जिसका सीखना फर्ज है, और ये मसाइल का इल्म है ये जो हम आपको सिखा रहे हैं। जी, नमाज तो छूट नहीं रही है आपकी। 9 बजे आप फ्री हो गए, 9 बजे के बाद भी आप किसी को साथ में लेके उसके साथ में अपनी जमात कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अभी महाराष्ट्र में तो हमारे ऐसा है, 5 लोगों से ज्यादा की अभी भी परमिशन नहीं है। चलिए, मौलाना अमीनुद्दीन साहब ने लिखा है, इसको न्योता समझते लोग। किसको न्योता समझते मौलाना, मैं समझा नहीं। यानी जो हदिया वगैरह जो दिया जाता है उसको न्योता समझते हैं, या फिर जो दावत दी जाती, क्योंकि मराठी में दावत को न्योता कहते हैं। माशाल्लाह, सबक बहुत कीमती नॉलेजेबल मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है। चलिए, अब मैं देख रहा हूं कि किसी भी स्टूडेंट का हमारे कोई सवाल नहीं है, तो हम आप सब लोगों से चाहते हैं इजाजत। कल आप लोगों को ज्वाइन करना है, कल से 8:30 बजे से, वैसे मैं आपको मैसेज करूंगा।